हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग और थ्रिलर के ड्रामा जिसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। और आज मैं इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और इस एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कहानी की स्टार्ट होती है हमारी कहानी के मेन में लीड कैरेक्टर के एंट्री से, जो कि काफ़ी रिच होता है और उसका नाम होता है पार्क शेन, जो कि एक इवेंट में एंटर करता है और सभी लोग उसकी तरफ देख के कहते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और सभी लोग उसके बारे में गॉसिप कर ही रहे होते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद उसी इवेंट में एंट्री होती है हमारी कहानी की मेन फीमेल लीड का, जिसका नाम होता है होंग हीजू, जो कि बोल नहीं सकती है और वो जाके सायून के साथ में खड़ी हो जाती है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि ये वुमन कौन है, क्या ये इनकी वाइफ है। जिस पर सायून हीजू से बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे देख रहे हैं, ना कि तुम्हें। और फिर वो उससे ये भी बोलता है कि वो इस बात का ध्यान रखिए कि आज की रात उनके रिलेशनशिप को लेकर कोई रूमर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और ऐसा बोलकर वो दोनों ऊपर की ओर जाने लगते हैं। कहानी को थोड़ा समझने के लिए एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम हीजू को देखते हैं, जो कि एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का जॉब करती है। और यहीं पर हम सेकेंड फीमेल लीड यूरी को देखते हैं, जो कि न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही होती है और हीजू उसे साइन लैंग्वेज के थ्रू पोर्ट्रे कर रही होती है। तभी उसे एक मैसेज मिलता है कि आज प्रेसिडेंशियल ऑफिस से स्पोक्स पर्सन का इंटरव्यू है। हीजू जा रही होती है, लेकिन वो इंटरव्यू देखने के लिए रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि सायून वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस का स्पोक्स पर्सन है और वो किडनैपिंग को लेकर पब्लिक से बोलता है कि वो लोग उनसे हाई अमाउंट की डिमांड कर रहे हैं, पर वो उनसे कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे और अपने सिटीजन्स को सेफली बचा लेंगे। यूरी बहुत ही स्माइल कर रही होती है, क्योंकि वो सायून की बहुत ज़्यादा बड़ी वाली फ़ैन होती है। तभी हम देखते हैं कि हीजू जा रही होती है, लेकिन वो पीछे मुड़ के उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि तभी उनमें से एक रिपोर्टर, जिसका नाम ह्योक जिन होता है, जो कुछ क्वेश्चंस करता है, पर सियोन उसके क्वेश्चंस का बहुत ही संभल कर जवाब देता है, क्योंकि ये इलेक्शंस का टाइम होता है, जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। सायून का इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो अपनी ऑफ़िस की तरफ जाने लगता है और फिर वो अपने कैबिन में बैठता है और उसे ढेर सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक मैसेज यूरी का होता है, जो कि उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलती है। सायून उसका मैसेज इग्नोर करके अपने काम पर फोकस करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सायून की मदर को, जो कि हीजू से बोल रही होती है कि वो अपना जॉब क्विट कर दे और सायून को सपोर्ट करे, क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट होने वाले होते हैं। और वो उसके म्यूटिज़म के इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछ रही होती है। तभी उसकी मदर बोलती है कि क्या इसकी कोई ज़रूरत है, जिस पर वो बोलती है कि हाँ, इसका चुप रहना ही अच्छा होगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हीजू की मदर हीजू को डांटते हुए बोलती है कि अगर तुम किसी के हस्बैंड को चुराओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। और हीजू की मॉम उसे अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए बोल रही होती, जो कि हीजू सुन के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो यहाँ पर आगे कर कार में बैठती है और वही सब बातें सोचने लगती है। हीजू कार चलाकर जाने लगती है। तभी हीजू नोटिस करती है कि उसकी कार अनबैलेंस्ड हो जाती है। वो ब्रेक अप्लाई करती है, पर ब्रेक्स भी नहीं लग रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई उसकी कार का लोकेशन ट्रेस कर रहा होता है। हीजू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उसकी कार अलग डायरेक्शन में टर्न हो जाती है और वो वहाँ पर रुक जाती है, जिससे हीजू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। वो कार ओपन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन कार नहीं खुलता है। तभी हीजू याद करती है कि जब वो एक न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही होती है, तब उसे एक ऐसे ही कार का केस मिला था, जो कि हैक होने के बाद ऑटोमेटिक हो जाता है, जो हीजू समझ जाती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि एक तेज़ ट्रक उसकी तरफ आ रही होती है, जो कि हीजू देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ सायून अपने ऑफिस में आर्टिकल पढ़ रहा होता है और वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बोलता है कि वो इस आर्टिकल को इस वेबसाइट से डिलीट कर दे, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा फ़नी होता है, इसलिए वो लोग भी उसे देखकर हंसने लगते हैं और वो अपने जाकर ऑफिस में बैठ जाता है। वो तेज़ ट्रक हीजू की तरफ आ ही रहा होता है, लेकिन वो उसके साइड से गुजर जाता है, जिससे हीजू बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर उससे कार की थोड़ी ही दूर पर एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं, जो कि हीजू की तरफ देखे जा रहा था और उसके हाथ में फ़ोन था, मीन्स उसी ने उसका कार हैक किया था, जो कि हीजू देख लेती है और वो उसके पास बढ़ रहा होता है और वो उसके कार में एंटर कर जाता है। इधर सायून अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो जैसे ही उस कॉल को रिसीव करता है, वैसे ही उधर से किडनैपर बोलता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा।
और वैसे ही उसका फ़ोन डेड होता है। वो अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता है और अपने घर पर कॉल करता है और फिर वो अपनी मदर इन लॉ को कॉल करता है हीजू के बारे में पूछने के लिए। तभी उसकी मदर इन लॉ को कॉल रिसीव करती है और वो बोलती है कि उसने हीजू को डिनर के पास उसके घर भेज दिया है, जिससे सायून थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। लेकिन वो फिर से अपने ऑफिस में जाता है और फिर वो अपने सभी ऑफिस एम्प्लॉयज़ को वो नंबर ट्रेस करने के लिए बोलता है और फिर उसे उसी नंबर से कॉल आता है। सायून वो कॉल रिसीव करता है और वो बोलता है कि मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है ऐसे प्रैंक्स कॉल रिसीव करने के, और आखिर तुम जानते ही क्या हो कि मेरी वाइफ कौन है। जिस पर किडनैपर बोलता है कि वो सच में उसकी वाइफ को मार देगा और उसने उसके गले पर चाकू रखा हुआ है और वो उससे कुछ पैसों की डिमांड करता है। पर सायून उसे टोटली इग्नोर करके कॉल कट कर देता है, जिससे किडनैपर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में हीजू का गला चोक करने लगता है। और साथ ही में वो हीजू से बोलता है कि उसके हस्बैंड को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ कोई प्रैंक कॉल कर रहा हूँ, और वो मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा था कि क्या मैं उसके वाइफ को जानता हूँ, क्या उसकी मोर देन वन वाइफ है। और फिर वो बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस पैसे चाहिए। और ऐसा कहकर वो सियोन को कॉल लगाता है, लेकिन सियोन उसका कॉल रिसीव नहीं करता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो चाकू से सीट पर मारने लगता है, लेकिन वो चाकू हीजू को लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है कि इस फ़ोन से सिर्फ सियोन को कॉल लग सकता है और कोई भी उसके फ़ोन को 10 मिनट से पहले ट्रैक नहीं कर सकता है, और वो यहाँ पर उसके कार को हैक करके सब कुछ प्लान करके आया था। असिस्टेंट उसका कॉल रिसीव कर लेता है। फिर सायून उससे बात करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कॉल करने के लिए। तभी किडनैपर बोलता है कि मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, जिस पर सायून बोलता है कि मार दो और जब वो मर जाएगी उसके बाद मुझे कॉल करके बता देना, जिससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और इधर हम हीजू को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से टूट चुकी होती है और फिर वो कार को बहुत ही स्पीडली चलाने लगती है, और वो तो अपने कार का स्पीड बढ़ाए जा रही होती है क्योंकि वो अपने होश में नहीं होती है। तभी किडनैपर कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्लिपरी रोड होने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और किडनैपर का सर विंडो से टकरा जाता है, जिसकी वजह से किडनैपर तो बेहोश हो जाता है। लेकिन हीजू वही सब बातों को सोचकर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। दूसरी तरफ हम सायून को देख रहे होते हैं जो कि आज अपने ऑफिस से जल्दी जा रहा होता है और वो कार में बैठकर उसी नंबर को चेक कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि हॉकजिन वहाँ पर आ जाता है और वो उससे इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है और वो उसकी विंडो से उस फ़ोन को अंदर करके उसका इंटरव्यू लेने लगता है और वो बोलता है कि आज आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, जिससे सायून उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो कार चला के वहाँ से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि सायून थोड़ी ही देर में कार को रोकता है, वो बैक टर्न करके आता है और ह्योकजिन को अपने कार में बैठने के लिए बोलता है और वो कार को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में स्पीडली चला रहा होता है और वो ह्योकजिन को वही नंबर देता है और वो बोलता है कि इसे जल्दी ट्रेस करें, जिस पर ह्योकजिन उस नंबर को देखते हुए बोलता है कि हम उस नंबर को तभी ट्रेस कर सकते हैं जब वो इंसान फिर से कॉल करेगा, जिससे वो उसे कार से बाहर निकाल देता है और फिर उसे खुद से जाने के लिए बोलता है और वहाँ से कार लेकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हीजू को देखते हैं जो कि अपना चोट देखती है और फिर उस पर खुद से ही बैंडेजेस लगा रही होती है। तभी सायून भी कार लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर हीजू खाना निकाल रही होती है। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। तभी हम देखते हैं कि सायून वहाँ पर आ जाता है और वो हीजू को देखकर बहुत ही रिलैक्स्ड फील करता है और फिर वो उसे बताता है कि शुक्र है कि तुम ज़िंदा हो, क्योंकि मुझे आज एक प्रैंक नंबर से कॉल आया था और वो मुझे बोल रहा था कि वो तुम्हें मार देगा, लेकिन अच्छा है कि तुम ज़िंदा हो। और वो उससे बात कर ही रहा होता है, लेकिन हीजू उसकी बात पे ध्यान नहीं देती है और वो खाना निकाल कर कुछ समय वहाँ से चली जाती है। तभी सायून को कॉल आता है उसके ऑफिस से उसके असिस्टेंट का, जो कि उसे बोल रहा था कि हम उस कॉल को नहीं ट्रेस कर सकते क्योंकि वो एक वर्चुअल नंबर होता है और उस कॉल को हम तभी ट्रेस कर पाएंगे जब वो रियल टाइम में है। और उसका असिस्टेंट उसे ये भी बताता है कि उस कॉल को ट्रेस करने के लिए एटलीस्ट 10 मिनट तक वो कॉल रहना चाहिए, तभी हम उसे ट्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। जिस पर सायून बोलता है कि क्या मुझे अब उस कॉल के लिए वेट करना पड़ेगा, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हीजू यहाँ पर अकेले ही बैठकर खाना खा रही होती है। तभी उसका असिस्टेंट उससे उसकी वाइफ के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलता है कि उसकी वाइफ तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और फिर वो लोग ब्रिटिश एम्बेसिडी पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर सायून अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या उसे एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिला, जिस पर असिस्टेंट नहीं बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि हीजू बर्तन धो रही होती है। तभी सायून वहाँ पर आता है और उसे टेबल पर बैठने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे बात करना चाहता है, लेकिन हीजू उसे इग्नोर कर देती है। तभी सायून आके
वहाँ पर नल बंद कर देता है और उससे बोलता है कि कल ब्रिटिश एम्बेसडी का इवेंट है और तुम्हें वहाँ पर आना होगा क्योंकि हमें लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है क्योंकि ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ लीव है। दूसरी तरफ हम हीजू के रूम में देखते हैं जहाँ उसकी मदर का मैसेज आता है और वो उससे पूछती है कि सायून इसे ढूंढ रहा था और फिर वो उसे कॉल कर देती है और उसे बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है कि तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई और तुमने डर्मेटोलॉजिस्ट को क्यों नहीं कंसल्ट किया, तुम अपना शक्ल सुधारो, ये वो करके उसे बहुत ही ज़्यादा सुनाने लगती है जिससे कि हीजू बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो गई थी क्योंकि ये उसके लिए रोज़ का था। और फिर वो कैलेंडर को देखती है और हमें फिर से एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीजू ब्राइड बनकर बैठी होती है। तभी वहाँ से एरोगेंटली वॉक करते हुए सायून वहाँ पर आता है और वो उससे सभी कुछ उतारने के लिए कहता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारा नहीं है, जिससे गुस्से में आकर हीजू सभी चीज़ें रिमूव कर रही होती है। तभी वो उसे अपना कोड देता है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोलता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो इलेक्शंस के टाइम पर कभी भी उससे डिवोर्स नहीं ले सकती है और वो कभी भी पब्लिकली किसी को भी उसे सायून की वाइफ की तरह एक्सपोज नहीं कर सकती है और अगर वो ऐसा करेगी तो उसे 2 बिलियन वॉन का फ़ाइन होगा। और ऐसा कह के उनकी कैजुअल वेडिंग हो जाती है और ये वेडिंग प्राइवेट में होती है, मीन्स किसी को भी नहीं पता होगा कि आखिर सायून की वाइफ है कौन। और यही सब बातें वो सोच रही होती है और वो अपने फ़ोन पर देख रही होती है कि उनकी वेडिंग एक प्राइवेट की तरह हेल्ड हुई थी। दूसरी तरफ हमें हीजू के ऑफिस का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे एक वुमेन वॉक करके जा रही होती है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर हम हीजू को देखते हैं जो कि मूवी को देखकर प्रैक्टिस कर रही होती है साइन लैंग्वेज का, जिस पर वो आकर बोलती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर हीजू बोलती है कि मैं बस कैजुअली प्रैक्टिस कर रही हूँ। और फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर यहाँ पे हम हीजू और सायून को साथ में देखते हैं और यहाँ पे काफ़ी ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा होता है जो कि ब्रिटिश एम्बेसडी का एक बर्थडे पार्टी इवेंट होता है। तभी वहाँ पर हीजू और सायून आ जाते हैं और वो लोग एम्बेसडर को ग्रीट करते हैं। तभी एम्बेसडर उन्हें अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिस पर सायून भी उन्हें ग्रीट करता है और हीजू उसे साइन लैंग्वेज के थ्रू पोर्ट्रे कर रही होती है। तभी एम्बेसडर की वाइफ बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ एक इंटरप्रेटर है, जिस पर वो बोलती है कि मैं बस यहाँ पे एज ए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आई हूँ और उनके बीच में कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। जिस पर एम्बेसडर उनसे पूछता है कि क्या ये आपकी वाइफ नहीं है, जो कि सायून को नहीं समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो बोलता है कि उसे साइन लैंग्वेज नहीं आता है। जिस पर वो पूछता है कि मुझे ऐसा लगा था कि आप दोनों मैरिड है लेकिन शायद मुझसे गलती हो गई। फिर एम्बेसडर सायून से पूछता है कि उसने कभी भी उनकी वाइफ को किसी भी ऑफिशियल इवेंट पर नहीं देखा है, जिस पर सायून बोलता है कि उसकी वाइफ को एक डिसेबिलिटी है और वो मेरी वीकनेस भी बन सकती है। जिस पर वो बोलता है कि वीकनेस किस सेंस में, जिस पर सायून बोलता है कि मैं गवर्नमेंट का स्केपगॉट हूँ और आए दिन मुझ पर अटैक्स होते रहते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ पर भी अटैक्स। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी सायून को उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है जो कि उसे कॉन्शियस रहने के लिए बोलता है ताकि वो उस कॉल को ट्रेस कर पाए। दूसरी तरफ हम हीजू को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। तभी सायून आके उसे रोकता है और उसे मना करता है ड्रिंक करने के लिए, जिस पर हीजू फ़ोन में लिखकर बोलती है कि अगर उसका काम हो गया हो तो क्या वो यहाँ से जा सकती है। जिस पर सायून बोलता है कि मेरे साथ खड़े रहना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है। सायून वहाँ से जाने लगता है तभी हीजू उसे रोकती है और वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं सुन भी नहीं सकती हूँ, क्या मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं है, क्या मैं इमोशंस फील नहीं कर पाती हूँ। तुमने कहा था कि तुम अपनी वाइफ को अटैक्स से बचाना चाहते हो, तो तब तुम कहाँ थे जब उस किडनैपर ने मेरे साथ इतना कुछ किया। और वो उसे कर्ज करके चली जाती है जो कि सायून को नहीं समझ में आता है क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज नहीं आता है, लेकिन उसे इतना समझ में आ जाता है कि वो उससे कुछ अच्छा तो नहीं बोल रही होती है। फिर सायून जो है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है तभी उसे एक नंबर से कॉल आता है जो कि उसी किडनैपर का कॉल होता है। वो उसे रिसीव करता है और बोलता है कि क्या तुम मेरी वाइफ को मारने में फ़ेल हो गए, मेरी वाइफ तो बिल्कुल सही है और वो ज़िंदा भी है, तो आखिर तुम मेरी वाइफ को फ्यूचर में कैसे मारोगे मुझे बताओ। किडनैपर उससे बोलता है कि आज तुमने पार्टी में कुछ खाया नहीं, जिस पर सायून तो टोटली शॉक हो जाता है कि आखिर इसे कैसे पता कि मैं पार्टी में आया हूँ। फिर किडनैपर उसके पास में रखे खाने के बारे में बोलता है जिससे सायून और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो हर तरफ उसे ढूंढने लगता है। सायून किसी आदमी को कॉल से बात करते हुए देखता है जिस पर उसे उस पर शक होता है और वो सीढ़ियों से भागकर जल्दी से उसकी तरफ जाता है और वो
दरवाज़ा खोलता है और उससे उसका फ़ोन छीन लेता है। पर वो इंसान तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, इसलिए वो सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। सायून किडनैपर से बोल रहा होता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है और आखिर तुम जानते ही क्या हो कि मेरी रियल वाइफ कौन है। जिस पर किडनैपर बोलता है कि उसकी रियल वाइफ होंग हीजू है। जो सुनकर सायून तो टोटली शॉक हो जाता है। तभी वो किडनैपर उसे बताता है कि तुम्हारी शादी चंगवुन डेली न्यूज़ के चेयरमैन की बड़ी बेटी से होने वाली होती है, लेकिन वो शादी से एक दिन पहले भाग जाती है और किसी को नहीं पता होता है कि वो कहाँ है। इसलिए तुम उसकी छोटी बेटी से शादी कर लेते हो जिसका नाम होंग हीजू होता है और तुम्हारी फैमिलीज़ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होता है, इसलिए भी तुम उसे एज अ हॉस्टेज यूज़ कर रहे हो। और हम देखते हैं यहाँ पर कि हीजू है जो कि बोल सकती है और वही किडनैपर बन के सायून से बात कर रही होती है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सायून बोलता है कि वो मर जाएगी तब मुझे बता देना, जिस पर हीजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उस किडनैपर से चिल्लाकर उसका फ़ोन लेकर सायून को फिर से कॉल करने लगती है और वो कार को बहुत ज़्यादा स्पीडली चला रही होती है। स्लिपरी रोड होने की वजह से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। किडनैपर का सर तो विंडो से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाता है, पर हीजू बच जाती है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो किडनैपर बेहोश होता है और उसका फ़ोन वहीं पर पड़ा हुआ रहता है। इसलिए हीजू वहाँ से किडनैपर का फ़ोन उठा लेती है और वो किडनैपर बन के सायून को ब्लैकमेल कर रही होती है और वो उसे 2 बिलियन वॉन देने के लिए कहती है और हीजू को छोड़ के अपनी रियल फियांसे के पास में जाने के लिए बोलती है। जिस पर सायून बोलता है कि आखिर तुम मेरी वाइफ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर हीजू किडनैपर बनकर बोलती है कि तुम्हारी वाइफ तब तुम कहाँ थे जब मैं तुम्हारी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, मैं उसका गला दबा रहा था, मैं उसे चाकू मारा था। जो सुन के सायून को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो दीवार पे ज़ोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड आने लगता है और वो बोलता है कि आज से पहले मैं किसी के बारे में जानने के लिए इतना करेस नहीं हुआ। और इसी के साथ एपिसोड 1 का एंड होता है।